तो हेलो बच्चों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का एक नया लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं, लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इनर्शिया क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मोमेंटम क्या होता है, और फिर न्यूटन्स के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड, जितना भी इसमें कवर अप होगा उतना हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस पूरी मैकेनिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा है। देखो, पढ़ाई के टाइम पे मजा तो आता है नहीं जब तक उसमें इंटरेस्ट ना हो खुद का, और जब अगर आपके अंदर एक नया सीखने की ललक है और आप ये सोचते हो कि ये क्वांटिटी होती क्या है, तो यकीन मानो आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगेंगी और समझ में भी आएंगी। बट अगर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से पढ़ाई नहीं कर रहे और आपकी जो पढ़ाई का जो मुख्य कारण है वो कुछ और ही है, दबाव हो सकता है किसी प्रकार का, पेरेंट्स का इच्छा हो सकती है, पेरेंट्स का भी दबाव हो सकता है, या स्कूल की, यानी कि पॉइंट इज कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े तरीके से सुनिएगा, ठीक है? तू भी अपनी कॉपी लेके बैठ भाई, इसमें नोट करना कहीं जो भी है तेरे पास, ठीक है? ये पेन रखे हैं, उठा के हाँ लिख तू भी अपना साथ साथ जो बात करेंगे हम लोग। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांटिटी की फिजिक्स में, जिसका बहुत बड़ा रोल है, नाम है उसका इनर्शिया, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व, ठीक है, या जड़ता, ठीक है? ओके, तो क्या होता है इनर्शिया, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसका क्या रोल होता है, और ये किस क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, किस कारण से इनर्शिया होता है, वो आपको अब यहां सीखने को मिलेगा। तो देखो बच्चों, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मास की। अगर हम इस बात को इस तरीके से बोले कि इनर्शिया यानी कि जड़त्व या जड़ता द्रव्यमान का एक गुण है, तो हमारे को बात क्लियर मिल हो जाती है। तो मास की प्रॉपर्टी है, तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मास, यानी कि मास का ये एक गुण है। इससे क्या होता है, इससे इस हिंदी के शब्द को सुनो, जड़त्व, जड़ता, यानी कि जो जुड़ा हुआ हो, यानी कि जो जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो? अपनी स्टेट ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ हो। स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है कि वो किस अवस्था में है। अवस्था क्या होगी? अवस्था होगी कि वो रेस्ट पर है, वो मूविंग है, और वो किस डायरेक्शन में है। तीन बातें होंगी। अगर रेस्ट पर है तो मास की प्रॉपर्टी की वजह से उस बॉडी की टेंडेंसी ये होगी कि वो मूव ना करे। अगर वो मोशन में है तो उस बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो अपनी स्पीड को और वेलोसिटी को चेंज ना करे। स्पीड को चेंज करने से मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड ना तो घटे और ना बढ़े, दोनों ही केस। क्लियर? तीसरी कंडीशन होगी वेलोसिटी की, यानी कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या है? जिसके पास डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी उसकी चेंज वो नहीं होना चाहेगा। इस पूरे प्रोसेस का नाम, इस पूरे के पूरे जो इतनी सारी चीजें एक साथ होती है, इन्हीं को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि आपके लिए किसी भारी वस्तु को धकेलना बहुत मुश्किल होता है,
क्यों? क्योंकि उसके पास मास ज्यादा होता है। ठीक है, और कोई भारी वस्तु अगर मूव करती हुई आपकी तरफ आ रही है तो उसको रोकना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा जा रहा है तो आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करने में भी बहुत फोर्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम हमने इनर्शिया रखा, और इनर्शिया के 3 हमारे पॉइंट होते हैं। इनर्शिया एट रेस्ट, inertia at motion and inertia of direction। ये 3 बातें होंगी। ठीक है, और इसी से हमारा फर्स्ट लॉ क्रिएट हो जाता है न्यूटन का, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये क्या होता है? देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है भाई? बताओ क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट से अपनी पोजीशन में रहेगा तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, इनर्शिया का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ये रहेगी कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना करे। ठीक है, जब वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा तो उसका जो कारण हमारे सामने आएगा, उस कारण का नाम हम लोग रखेंगे क्या? इनर्शिया। ठीक है, जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकली आप लोग इनर्शिया के लिए क्या करते हो, क्या समझते हो? देखो, आप इनर्शिया के फैक्टर को बहुत जगह यूज करते हो। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये कपड़ा है जिससे कि हम बोर्ड को साफ करते हैं, इसको मैंने ऐसे दबाया, इसमें से धूल निकली ना। ये जो धूल निकली, ये कैसे निकली? इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या फिजिक्स है, समझो। ये देखो, इसको चाहे कितना ही दबा लो, इसमें से धूल निकलेगी, यानी कि जो डस्ट है वो इसमें से बाहर आ रहा है। कैसे निकल रहा है? ये देखो, मैंने इसको ऐसे रखा, ऊपर से मैंने इसको इस तरीके से जो है दूसरे हाथ से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, यानी कि इसके मूव करा। तो देखो, जब मैंने इसको ऊपर रखा तो इसका जो ये वाला सरफेस है ये दब जाता है। ठीक है, ये तो दब गया, लेकिन जो इसके साथ में जुड़े हुए डस्ट के पार्टिकल थे वो नहीं दब पाए। जब वो नहीं दब पाए तो वो वहीं रह गए, और हमारे आसपास में हवा है तो वो क्या हो गया कि इतने ही समय में वो हवा के साथ उड़ गए। इस तरीके से हम लोग जो है, जब हमें सफाई करनी होती है या डस्टिंग करनी होती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पीटते हैं तो उसमें से धूल बाहर आती है। तो ये फर्स्ट लॉ का है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल होता है फर्स्ट लॉ का? देखो, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, और गाड़ी जैसे ही सडनली एकदम से अगर मूव करना स्टार्ट कर दे या एक्सेलरेट हो कर ले तो आपको झटका फील होता है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के मैकेनिक्स के हिस्से में, मैकेनिक्स के अनुसार 2 हिस्सों में हमारी बॉडी होती है, एक लोअर बॉडी, एक अपर बॉडी। अब आपकी बॉडी का हमेशा लोअर पोर्शन जो है वो गाड़ी से टच होता है। अगर आप मान लीजिए बस में खड़े हैं तो आपके पैर टच में है, अगर आप सीट पर बैठे हैं तो भी आपका लोअर बॉडी ही गाड़ी के टच में है, अपर बॉडी आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री ही रहती है। ठीक है, जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, ठीक, तो आपकी लोअर बॉडी तो आगे निकल जाएगी, अपर बॉडी पीछे रह जाएगी, तो आपकी अपर बॉडी पीछे की तरफ खिसकेगी, तो आपको लगेगा यूं करके झटका। ठीक है, जब गाड़ी चल रही है और ड्राइवर ने
एकदम से ब्रेक लगा दिए, सडनली ड्राइवर हैज अप्लाइड ब्रेक, तो आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा गाड़ी के टच में है? लोअर। गाड़ी के जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगे तो गाड़ी की स्पीड कम हुई, तो आपके जो लोअर बॉडी है उसकी भी स्पीड कम हो गई, लेकिन अपर बॉडी की तो स्पीड अभी भी सेम ही थी, क्योंकि उसको उतना टाइम मिला ही नहीं कि वो मोशन के चेंज कर पाती। नतीजा क्या होता है? आप आगे की तरफ गिरते हो। इसी वजह से गाड़ियों में आप जब बैठते हो तो आपको एडवाइस किया जाता है कि सीट बेल्ट लगाओ। उस सीट बेल्ट लगाने का एक लॉजिक है, एक पर्पस है, फिजिक्स है उसके पीछे। क्या फिजिक्स है सीट बेल्ट की? आप सीट पर ऐसे बैठे हैं, यू करके बैठ गए, आपकी सीट बेल्ट यहां से बंध गई। जब गाड़ी के ब्रेक लगे या गाड़ी मान लीजिए रोड पे चलते हुए किसी गाड़ी में ठुक गई, तो वो एक झटके से रुकेगी। झटके से रुकेगी तो आपके पैर तो वहीं रह जाएंगे, लेकिन आपका अपर पोर्शन आगे की तरफ भागेगा। तो क्योंकि आप आगे जाएंगे तो डैशबोर्ड से टकरा सकते हैं या आगे के सामने शीशे से टकरा सकते हैं, तो आपको चोट लग सकती है। इसीलिए आपको उस सीट पर एज इट इज रखने के लिए वो सीट बेल्ट बांध दी जाती है, ताकि आपको झटका लगे तो आप उछल के आगे ना जाए। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि आपने देखा होगा कि आंधी आई और पेड़ से पत्ते, फूल और फल सब टूट जाता है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब बहुत तेजी से आंधी आती है तो आंधी फोर्स लगाती है किसके ऊपर? उसके हर एक पार्ट पर ध्यान दो, पत्तों के ऊपर, फूल के ऊपर और फल के ऊपर, उनके ऊपर फोर्स लगाती है। तो उस फोर्स की वजह से वो क्या होता है? वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, टहनी पीछे रह जाती है। तो जो फल, फूल या पत्ता बहुत कम फोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और आंधी वाली फोर्स उससे ज्यादा हो जाए तो वो उससे डिटैच हो जाता है, वो उससे अलग हो जाता है, और जिसको हमने कह दिया कि आंधी की वजह से पत्ता टूट गया। क्योंकि जो टहनी है वो तो वहीं रहती है। कभी आपने देखा है कि सूखा पेड़ कभी आंधी में ऐसे झुक गया हो? कभी नहीं झुकेगा। हमेशा वही पेड़ झुकेगा जिसके ऊपर पत्ते बहुत सारे हैं या जिसके ऊपर फल है बहुत सारे। ठीक है। या आपने देखा होगा एक और इसका एग्जांपल कि आपको टहनी पे से फल तोड़ने हैं। मान लीजिए अभी आजकल आम का सीजन है, आपको दिखाया यार आम लगे हैं, आप क्या करते हो? उस टहनी को पकड़ के हिला देते हो, एक दो आम नीचे टूट के गिर जाता है। क्यों गिरता है? आपने तो आम को तो हिलाया नहीं ना, आपने तो टहनी को हिलाया है। तो टहनी को जब आपने हिलाया यूं करके, तो आपने मोशन दिया टहनी में, आम वहीं था। तो जब आपने टहनी को आगे किया तो आम वहीं रह गया। जब तक आम अपने आप को खिसका पाता उतनी देर में, तो वो जो फोर्स थी, जिस फोर्स के साथ आम और टहनी जुड़े हुए थे, वो फोर्स कम पड़ गई। नतीजा क्या हुआ? कि वो टूट के नीचे गिर गया। तो इस तरीके से जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल का होता है। आपने वो एक यूट्यूब पे रील भी देखी होगी कि एक टेबल के ऊपर चादर बिछाई, उसके ऊपर गिलास रख लिया और उसको झटके से खींच दिया, तो कोई भी गिलास नहीं गिरता है। वो भी फर्स्ट लॉ है। हालांकि वो परफॉर्म कर देते हैं बट उनको फिजिक्स नहीं पता। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस है कि लोग बाग एक्सपेरिमेंट तो कर गए एक दूसरे का कॉपी करके, लेकिन उनके पीछे की एग्जैक्ट साइंस उनको नहीं पता होती, और उसके ऊपर वो चैलेंज भी रख देते हैं। देखो, उसको चैलेंज रखने का कोई लॉजिक नहीं है। आपको चादर पकड़ दी और जितनी जोर से आप उसको खींच सकते हो, झटका मार के आप खींच दो, वो वहीं रह जाएंगे। उसका फिजिक्स बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि चादर तो मूव कर जाएगी, और चादर और जो वो गिलास रखे हैं उनके बीच में फोर्स बहुत कम है। ठीक है। तो जब तक कि वो फोर्स और वो मोशन ट्रेवल होगा इतनी देर में, इतने कम समय में, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो वो चादर वहां से बाहर निकल जाएगी। नतीजा क्या होगा? वो वहीं रह जाएंगे। एक और आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि वो ऐसे कॉइन रख लेते हैं, एक कॉइन, दो कॉइन, ऐसे 10-20 कॉइन रख लिए और फिर वो स्केल से यूं यूं करते रहते हैं।
वो भी यही है कि आपने बहुत तेजी के साथ इस कॉइन को हटा दिया तो ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आप एक्सपेरिमेंट ऐसे देखते हो कि इसको निकाल के दिखाइए गिरना नहीं चाहिए या ये टूटना नहीं चाहिए, इसका मतलब वो इनर्शिया का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इस इनर्शिया पे चलेंगे और यही हमारा फर्स्ट लॉ था। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब कुत्ते बिल्ली, एक बिल्ली के पीछे अगर कुत्ते पड़ जाए तो आप देखोगे कि बिल्ली कभी सीधे रास्ते पे नहीं चलती, नहीं चलती ना। कैसे भागती है बिल्ली? यूं 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 यूं। क्यों भागती है? देखो, बिल्ली को यह पता है कि बिल्ली का मांस कम है, कुत्ते का मांस ज्यादा है। अच्छा, अब बिल्ली आगे है, कुत्ता पीछे है, तो कुत्ते को अगर बिल्ली पकड़नी है तो कुत्ते को स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ठीक बात है। जब उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी और उसका मास भी ज्यादा होगा तो भाई सीधी सी बात है कि उसके पास इनर्शिया तो मास की वजह से ही है, लेकिन उसके मोशन की वजह से उसमें एक और क्वांटिटी होती है मोमेंटम, वो भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर बिल्ली जल्दी से अपना रास्ता ऐसे बदल देगी, जिगजैग पाथ में अगर वो भागेगी तो क्या होगा? तो कुत्ता उतनी तेजी से मुड़ नहीं पाता है और बिल्ली उतनी देर में बच के निकल जाती है। आपने देखा होगा कि भागते भागते बिल्ली यूं गई, रुकी और वापस मुड़ के आ गई, लेकिन कुत्ता नहीं मुड़ पाता। क्यों? क्योंकि कुत्ते का पास मास ज्यादा है, तो उसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा हो जाता है। तो पहली बात तो उसको रुकने में समय लगता है और रुकने के बाद उसको वापस उतनी ही स्पीड से चलने में समय लगता है। लेकिन बिल्ली के पास मास कम है तो बिल्ली रुक भी जल्दी जाती है, उसका मास कम है तो वो अपनी स्पीड भी जल्दी, और इस तरीके से बिल्ली बच के निकल जाती है। ये हमारा एग्जाम्पल होता है कौन सा? इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, कि दिशा में भी जो है क्या होता है? जड़ता होती है, जुड़ाव होता है। जिस मोशन की खासियत यह होती है कि मोशन जिस भी कंडीशन में होगा ना, मोशन उसी स्टेट से जुड़ जाएगा। रेस्ट में है तो रेस्ट से जुड़ेगा, मूविंग में है तो मोशन से, स्पीड से जुड़ जाएगा, और सीधा जा रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाएगा। वो टेंडेंसी उसकी मूव अपने पाथ को बदलने की नहीं होगी, और इसी को हम लोगों ने इनर्शिया नाम दे रखा है फिजिक्स में। तो आई होप कि आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी बैठ जाना, ठीक है। इसके बाद आता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कैसे होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया इसका जो है रोल आएगा हमारे सामने मोमेंटम का, और कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर पाएंगे वो भी हमारे पास अभी रहेगा। तो देखो, मोमेंटम क्या होगा, क्या होता है मोमेंटम? बता भाई, तू बता। मोशन में होना, ठीक है। देखो, मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम इसको P से लिखते हैं, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, ये इसके पास डायरेक्शन होगी। तो मोमेंटम जो होता है ना, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी के पास कितना मोशन है, ठीक है, इसको हम लोग मोमेंटम बोल देते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? P, और वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करूं तो ये होगा, देखो, ये ऑब्जेक्ट है मास, ये v वेलोसिटी से मूव करा,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मोमेंटम पता लग जाएगा इसका। यानी कि आपके पास ये पता लगेगा कि इसके पास कितनी गति की मात्रा है। क्या पता लगेगा? गति की मात्रा। गति कितनी है? गति की मात्रा। ठीक है। फिर हम लोग मोमेंटम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको यूनिट्स में अगर बात बताएं तो ये क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होगा ये? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसके पास आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास तो कांस्टेंट ही होगा, तो अगर उसका मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे तो वो सीधा मास जो है वो कांस्टेंट के लिए ये बनेगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए बनाओगे तो भी सेम ही बनेगा। यानी कि यहां आपने रख दिया मास, यहां रख दिया मोमेंटम, और ये आ गया वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आपके दोनों हो गए। लेकिन अगर आप वेलोसिटी और मास के लिए ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, यहां मास है यहां वेलोसिटी है, तो आप पाएंगे ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यूं कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा सेम मोमेंटम के लिए तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर उसका मास कम होगा सेम मोमेंटम के लिए तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि एक ट्रक और एक कार दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन पाथ में आ रहे हैं, तो कौन से को रोकना ज्यादा आसान है? कार को। क्यों? उसका मास कम है, स्पीड तो सेम थी, तो मास कम होने से कौन सी क्वांटिटी बदल गई? नहीं, वेलोसिटी तो उन दोनों की सेम ही थी, स्पीड तो कांस्टेंट है, और मास उनका सेम है, मास उनका कम और ज्यादा है, वेलोसिटी उनकी सेम है, तो कौन सी क्वांटिटी में चेंज आया? मोमेंटम में। एग्जैक्टली। तो जो मोमेंटम में चेंज आया तो इसका मतलब ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। यानी कि अब मोमेंटम को आप ऐसे समझो कि उसके पास मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है। क्या है? मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है। कार के पास कम है, तो जिसके पास जितना ज्यादा मोशन होगा उसको उतना ही रोकना मुश्किल होगा। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मोशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, और आप तो कह रहे हो कि जी स्पीड हमारी सेम है, तो सर वो तो पोजीशन तो वो दोनों इक्वली चेंज कर रहे हैं ना, इक्वल टाइम में, तो मोशन कैसे कम और ज्यादा हो गया? तो देखो यहां पर मोशन का जो रिलेवेंट है वो कनेक्ट होता है फोर्स के साथ। वो जो डेफिनेशन आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, वो डेफिनेशन काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग थी, यानी कि वहां हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। यहां पर जो हमारी डेफिनेशन होगी उसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर करेंगे, और जब फोर्स को कंसीडर करेंगे तो हम लोग अब अपने मोशन को फोर्स की टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर में हम सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो गति की मात्रा उसके पास ज्यादा है या कम है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? मोमेंटम करेगा। ठीक है, और मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी होती है? एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, सदिश राशि होती है ये। और हिंदी में मोमेंटम को क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग। ठीक है, तो संवेग का मतलब वेग। वेग क्या होता है? वेग वेलोसिटी। ठीक है, स किसके लिए आ गया? सहित के लिए, साथ के लिए, कि वेलोसिटी के साथ कुछ और भी है। क्या है? मास है। तो वेलोसिटी विद मास
इज संवेग या संवेग। ठीक है, इसको न की आवाज में बोलेंगे ना, ठीक है, आधा न, तो संवेग बोलेंगे इसको। और ये संवेग जो है आपको ये बताएगा कि वेग सहित मास, तो वो क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। और मोमेंटम इस बात का मेजरमेंट होगा कि किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको मोमेंटम को चेंज करना है तो आपको उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फैक्ट क्या है, क्या फैक्ट है, जो सबसे बड़ी बात है, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या है, टू चेंज मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या होगा भाई, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, इस बात को याद रखना। ठीक है, और क्या याद रखोगे, ये एक संरक्षित क्वांटिटी है, संरक्षित इकाई है। ठीक है, और संरक्षित का मतलब क्या होता है, कंजर्व। ठीक है, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो मोमेंटम बॉडी का कभी भी जितना घटेगा एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में उतना ही बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो इट इज कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या फॉलो करेगा ये, कंजर्वेशन का नियम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, संरक्षित। ठीक है, संरक्षित कौन सी क्वांटिटी होती है, बताओ, संरक्षित वो या कंजर्वेशन की कौन सी क्वांटिटी होती है, संरक्षित वो क्वांटिटी होती है जिसको कि आप ना कम कर सकते, कम तो कर सकते हो एक फॉर्म में, लेकिन दूसरी फॉर्म में वो बढ़ जाएगी, ये बात याद रखना, लेकिन आप उसका नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप किसी कारण से उसको एक तरीके से घटाओगे तो दूसरे तरीके से वो बढ़ेगा। जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि जंगल को बचाना है, तो जंगल को बचाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक जगह से 10 पेड़ काटे हैं तो दूसरी जगह 10 पेड़ लगाओ, सीधी सी बात। तो इसी प्रकार से मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है कि अगर आपने एक तरीके से उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को अगर आपने चेंज करा है, घटाया है लेट्स सपोज, तो आप दूसरे तरीके से उसको बढ़ाओ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम जो है इस बात का प्रमाण होता है फिजिकली कि कितने कम समय में कितनी कम या ज्यादा फोर्स वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डिलीवर करेगा। मोमेंटम का हमें जब तक पता नहीं लगता जब तक कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर अपना असर ना डाले, अपना प्रभाव ना डाले, यानी कि वो जब तक उसके साथ इंटरेक्शन में नहीं आएगा ना, जब तक आपको मोमेंटम का नहीं पता लगेगा। आपको बस ये पता लगेगा ये कार है, ये बहुत तेजी से गई, ये ट्रक है, ये बहुत तेजी से गया, बट जब वो कहीं किसी दूसरी बॉडी के साथ टकराएंगे, जब आपको समझ में आएगा कि भैया ये इतना ज्यादा तोड़फोड़ जो ट्रक ने कर दी, इसका कारण क्या था, स्पीड तो दोनों के ही सेम थी, उसका कारण था उसके पास मास ज्यादा था ट्रक के पास। तो जब वो मास उस वेलोसिटी के साथ गुणा कर दिया तो वो एक क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा आ गई, और इसी से हमारी एक नई थ्योरम डेवलप हो जाती है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, बैट्समैन और बॉलर, जो क्रिकेट का खेल होता है ना, ये मोमेंटम पे चलता है सारा। कैसे, बॉलर ने बॉल फेंकी, ठीक है, बॉलर ने जब बॉल फेंकी तो वो जाकर के किससे टकराएगी, बैट से, सही बात है।
अगर मान लो बहुत तेज बॉल फेंकी तो आपके हाथ में भी झटका लगता है कि नहीं लगता है? और अगर वो बॉल कम स्पीड से जाके टकराएगी तो झटका या तो कम लगेगा या लगेगा ही नहीं। तो इस बात का मतलब जो झटका आप फील कर रहे हो वो टक्कर लगने से, बॉल और बैट के टकराने से, उसका भी तो कोई एक पैमाना होना चाहिए ना, उसका भी तो कोई मेजरमेंट हो। उसको कौन जवाब देगा? उसका जो रीजन है वो मोमेंटम है, और वो कनेक्ट हुआ इंपल्स के साथ, जिससे हमारी फोर्स बनी, और वो फोर्स जो है वो बन गई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बन गई? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर आपको मोमेंटम को समझना है तो आपको कैसे समझना पड़ेगा? उसको आपको समझना पड़ेगा इंपल्स के साथ में। किसके साथ में? इंपल्स के साथ में। क्योंकि और इंपल्स जब तक कनेक्ट नहीं होगी जब तक आप मोमेंटम का असली फील नहीं लेके आएंगे। एक थप्पड़ मारो खींच के और एक हल्का लगा, तो दोनों में क्या फर्क है? एक में ज्यादा दर्द हुआ, एक में कम दर्द हुआ। जिसमें ज्यादा दर्द हुआ इसका मतलब उसने ज्यादा फोर्स लगाई, जिसमें कम दर्द हुआ उसमें कम फोर्स लगी। सीधी सी बात, ठीक है? तो ये मोमेंटम का रोल होता है, ठीक है? तो ये जितने सारे एग्जाम्पल थे ये मैंने आपको बताया कि मोमेंटम कैसे होगा डे टू डे लाइफ में। अब जितने भी न्यूमेरिकल गन और बुलेट के होंगे वो सारे न्यूमेरिकल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होंगे। किससे सॉल्व होंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ये याद रखना, ठीक है? तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं भाई। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और फिर उसमें मैं आपको इन सब के मैथमेटिकल रिलेशन बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको हर क्वांटिटी का फिजिकल एस्पेक्ट आपके साथ शेयर किया है और ये आपको समझाने की कोशिश की है कि असल में ये क्वांटिटी का असर आता कैसे है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और फिर हो जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट। जब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय, बाय।